मुश्किलें नहीं कुछ इस दुनिया में, तू हिम्मत करके तो देख। मुश्किलें नहीं कुछ इस दुनिया में, तू हिम्मत करके तो देख। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू मेहनत करके तो देख। हेलो प्यारे बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए हम आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। और प्रश्न स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विथ एसएस बायो सर को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आज का प्रश्न हम देखते हैं। तो आज का जो आपका पहला प्रश्न कहता है कि पहला प्रश्न जो कहता है वो कहता है कि औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई। औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई और इसका उद्देश्य क्या था। तो हम आपको बता दें कि औद्योगिक आयोग की जो नियुक्ति हुई थी वो 1916 में हुई थी। 1960 में हुई थी, यानी कि औद्योगिक आयोग की नियुक्ति 1916 ईस्वी में हुई थी। इस नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य था, यानी कि औद्योगिक आयोग नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य था उद्योग और व्यापार। अगर ये प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछे कि औद्योगिक आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो मुख्य उद्देश्य था उद्योग और व्यापार, है ना। इस नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य उद्योग तथा व्यापार के भारतीय वित्त संबंधित प्रयत्नों के लिए उन क्षेत्रों का पता लगाना जिसमें सरकार द्वारा सहायता किया जा सके। कहने का मतलब ये हुआ कि उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में, मतलब उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में सरकार द्वारा क्या का सहायता किया जा रहा है, इसी का पता लगाना औद्योगिक आयोग का मुख्य उद्देश्य था। आई होप कि आप समझ चुके होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम देखते हैं। आपका दूसरा प्रश्न जो कहता है कि विश्व बाजार के स्वरूप को समझाएं। अगर पूछे विश्व बाजार किसे कहते हैं, विश्व बाजार से आप क्या समझते हैं, विश्व बाजार क्या है, विश्व बाजार का अर्थ बताएं। तो कहने का मतलब कि वैसा वस्तु जहां विश्व की सभी वस्तुएं खरीदने के लिए आम लोगों को उपलब्ध हो, उसे विश्व बाजार कहते हैं। वैसे वस्तु जहां विश्व की सभी वस्तुएं खरीदने के लिए आम लोगों को उपलब्ध हो, विश्व बाजार कहलाता है। जैसे अगर इसका हम उदाहरण देखें तो भारत की जो आर्थिक राजधानी मुंबई है, भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई, इसका उदाहरण विश्व बाजार का है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि 1929 के आर्थिक संकट के कारणों को संक्षेप में स्पष्ट करें। 1929 के आर्थिक संकट के कारणों को संक्षेप में आपको बताना है। चलिए देखते हैं। ये आपका कहता है कि नवीन तकनीकी प्रगति तथा बढ़ते हुए मुनाफे के कारण, मतलब नए नए तकनीकी और जो विकास हो रहा था, यानी कि प्रगति, नए नए तकनीकी में जो बढ़ोतरी हो रहा था, उसको मुनाफे के कारण उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई। नवीन तकनीकी प्रगति तथा बढ़ते हुए मुनाफे के कारण उत्पादन में जो भारी वृद्धि हुई, उससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि कुछ उत्पादित किया जाता था, उसे खरीदने के लिए बहुत कम लोग थे। मतलब कि नए नए तकनीकों की सहायता से इसका जो मुनाफा था, उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई, काफ़ी बढ़ोतरी हुई, लेकिन इस उत्पादन में वृद्धि होने के कारण इस वस्तु को खरीदने के लिए बहुत कम लोग थे। तो विश्व के सभी भागों में कृषि उत्पादन एवं खाद्यान्न मूल्य की विकृति हुई। यही हम कह सकते हैं कि 1929 के आर्थिक संकट का मुख्य कारण था, है ना। यानी कि नए नए तकनीकी की सहायता से उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई और उत्पादन में काफ़ी वृद्धि होने के कारण उसका मांग होने लगा, और मांग जैसे ही हुआ उसके
मतलब कि मांग होने के कारण अब उसको खरीदने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना। लेकिन जैसे ही उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई और लोग यानी कि खरीदने वाले जो लोग थे वो बहुत कम हो गए, जिससे विश्व के सभी भागों में किसान जो थे वो उत्पादन खाद्यान्नों के मूल्य में क्या करने लगे, धीरे धीरे कमी करने लगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि दल बदल कानून क्या है। दल बदल कानून क्या है, तो ये कहता है आपका कि किसी विधायक या दल के टिकट पर किसी विधायक या दल के टिकट पर निर्वाचित होकर छोड़ देना, किसी विधायक का किसी दल के टिकट पर निर्वाचित होकर छोड़ देना और अन्य किसी दल में शामिल हो जाना ही क्या कहलाता है, दल बदल कानून कहलाता है ना। किसी विधायक का किसी दल के टिकट पर निर्वाचित होकर उसे छोड़ देना क्या कहलाता है, और अन्य किसी दल में शामिल हो जाना ही दल बदल कानून कहलाता है। अगर इसका उदाहरण आप अगर देखें तो हमारे अभी जो है बिहार की जो नीतीश कुमार अभी आप देख रहे हैं, ये आपका सामने उदाहरण देखने को मिल जा रहा है। तो चलिए आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि समोच्च रेखा से आप क्या समझते हैं, इसकी दो विशेषता लिखें। समोच्च रेखा से आप क्या समझते हैं, इसकी दो विशेषता लिखें। तो समोच्च रेखा कहता है आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि वह काल्पनिक रेखा जो समुद्र तल से पृथ्वी की गहराई को मापता है उसी को समोच्च रेखा भी कह सकते हैं। लेकिन इसकी विशेषता अगर पूछे तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि समोच्च रेखा मध्य समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समोच्च रेखा कहते हैं। अब समोच्च रेखा की विशेषताएं क्या है, तो समोच्च रेखा की जो पहला विशेषता कहता है वो है कि समोच्च रेखाएं समान ऊंचाई वाले स्थानों को दर्शाती है। समोच्च रेखाएं समान ऊंचाई वाले स्थानों को दर्शाने का काम करता है कौन, समोच्च रेखा। दूसरा जो कहता है कि समोच्च रेखाएं एवं उनकी आकृतियां स्थलाकृति की ढाल एवं ऊंचाई को दर्शाने का काम करता है। ये दो मुख्य विशेषता समोच्च रेखा की है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट जो कहता है वो कहता है कि किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखें, है ना। किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखें। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं कहता है कि कृषि नीति को बदलने के लिए किए गए आंदोलन कृषक आंदोलन कहलाता है। कृषि नीति को बदलने के लिए किए गए आंदोलन को ही क्या कहा जाता है, कृषक आंदोलन या किसान आंदोलन के नाम से जाना जाता है। लेकिन कृषक आंदोलन का इतिहास बहुत पुराना होने के कारण विश्व के सभी भागों में अलग अलग समय पर किसानों ने कृषि नीति में परिवर्तन करने के लिए आंदोलन चलाया, है ना, आंदोलन किए ताकि उनकी दशा में क्या हो, सुधार हो सके, है ना, उनकी दशा में क्या हो, सुधार हो सके, और यानी कि और किसान का जो फसल है उसके उत्पादन में क्या हो सके, वृद्धि हो सके। आई होप कि आप समझ चुके होंगे। तो अगले प्रश्न की ओर हम देखते हैं। आपका अगला प्रश्न जो कहता है कि संघराज्य का अर्थ बताइए। संघराज्य का अर्थ क्या होता है ना। इसका अगर देखा जाए तो एक उदाहरण जो है वो भारत के तौर पर भी है। भारत जो है एक संघ राज्य है, राज्यों का संघ है ना भारत। चलिए यहाँ जो है कहता है कि एक राजनीतिक सत्व है, संघराज्य जो है एक राजनीतिक सत्व है जो किसी केंद्रीय या इसको आप संघीय भी कह सकते हैं, किसी केंद्रीय सरकार के अंतर्गत आंशिक रूप से स्वशासित राज्यों या क्षेत्रों के संघ को चिन्हित करता है, दर्शाता है, उसी को संघराज्य कहा जाता है। संघराज्य एक राजनीतिक सत्व है जो किसी केंद्रीय सरकार के अंतर्गत आंशिक रूप से स्वशासित राज्यों या क्षेत्रों को चिन्हित करता है, दर्शाने का काम करता है ना, उसी को क्या कहते हैं, संघराज्य कहा जाता है। चलिए अगला जो प्रश्न है वो आपका कहता है कि सुख वित्तीय संस्था क्या है। यहाँ पे सूक्ष्म होगा, आपका सुख हो गया, है ना, सूक्ष्म वित्तीय संस्था क्या, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग सही कर लीजिएगा। सूक्ष्म वित्तीय संस्था क्या है ये आपको बताना है। तो यहाँ जो कहता है कि
वैसी कंपनियां जो निम्न वर्ग वाले लोगों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए सस्ती ब्याजों पर कर्ज उपलब्ध कराते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सूक्ष्म वित्तीय संस्था का नाम से जाना जाता है। वैसे कंपनी जो लोअर कैटेगरी के जो लोग होते हैं, निम्न आय वर्ग के जो लोग होते हैं, उसको व्यवसाय शुरू करने के लिए, कोई व्यापार शुरू करने के लिए सस्ती ब्याज दरों पर जो कर्ज दिया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सूक्ष्म वित्तीय संस्था के नाम से जाना जाता है। सूक्ष्म वित्तीय संस्था कहने का मतलब कि जो नीचे कैटेगरी के लोग होते हैं, उस लोगों को व्यापार शुरू करने के लिए सस्ते ब्याजों पर जो कर्ज दिया जाता है, ऋण दी जाती है, उसी को क्या कहते हैं? सूक्ष्म वित्तीय संस्था कहा जाता है। आई होप कि आप समझ चुके होंगे। तो अगले प्रश्न की ओर हम देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो आपका कहता है कि तल चिन्ह और स्थानिक ऊंचाई क्या है? तो तल चिन्ह और स्थानिक ऊंचाई क्या है, ये देखते हैं। कहता है कि तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। कि तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को ही क्या कहा जाता है? स्थानिक ऊंचाई के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है वो कहता है कि सुखाड़ के लिए जिम्मेवार कारकों का वर्णन करें। मतलब ऐसा कौन सा कारण है, ऐसा कौन सा कारक है जिसके कारण सुखाड़ उत्पन्न होती है ना? तो सुखाड़ के देखिए यहाँ पे सुधार हो गया, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है ना? यहाँ पे सुधार होगा, आप लोग सुखाड़ होगा तो आप लोग सुधार कर लीजिएगा, है ना? तो है। चलिए, सुखाड़ के लिए जिम्मेवार कारक निम्नलिखित है। सबसे पहले कम वर्षा। कम वर्षा होने के कारण भी सुखाड़ की समस्याएं उत्पन्न होती है। जनसंख्या विन्यास, बढ़ते हुए जनसंख्या के कारण भी जो होता है, विभिन्न प्रकार के गैस उत्पन्न करना, इसके कारण भी क्या हो सकती है? सुखाड़ उत्पन्न हो सकती है। समुचित जल प्रबंधन नीति का अभाव, है ना? समुचित जल प्रबंधन नीति का अभाव, ये भी जो है सुखाड़ का एक महत्वपूर्ण कारण बन सकता है। अगला जो है वो है उद्योग, है ना? उद्योग के कारण भी सुखाड़ की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है वो है आपका वनों की कटाई। आज देख रहे हैं कि जिस स्थान पे वनों का विस्तार था, वहां से वन की अंधाधुंध कटाई हो रही है, जिसके कारण जो है सुखाड़ की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। चलिए आगे देखते हैं। आज का आपका लास्ट प्रश्न है, और ये लास्ट प्रश्न कहता है कि संघीय शासन की दो विशेषता बताएं। संघीय शासन की दो विशेषताएं बताएं, है ना? संघीय शासन की दो विशेषता निम्नलिखित है। सबसे पहला जो है वो है सत्ता का विकेंद्रीकरण, और दूसरा जो है वो सत्ता का संविधान द्वारा ये स्पष्ट बंटवारा करना, है ना? स्पष्ट बंटवारा करना, ये संघीय शासन की दो विशेषता है। सत्ता का विकेंद्रीकरण, और दूसरा जो है वो आपका क्या है? सत्ता का संविधान द्वारा ये स्पष्ट बंटवारा करना, ये संघीय शासन की दो विशेषताएं हैं। आई होप कि आप समझ चुके होंगे। तो चलिए, इसी के साथ आज का ये क्लास जो है यही स्टॉप होता है, समाप्त होता है। इसी तरह से प्रश्न जो है हम आप लोग के सामने लेकर आते रहेंगे। तो ये वीडियो को चलिए, जय हिंद, जय भारत। चलिए, थैंक यू।